वीडियो नंबर सेकंड है ना। हाँ जी, +1 स्टार्ट चैप्टर थर्ड वीडियो नंबर सेकंड। हमारे पास चैप्टर कंटिन्यू हो रहा था हमारा सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कौन कौन से मेथड के साथ हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसीलिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग का हमारा सेकंड वीडियो है ये। इस वीडियो में हमारे पास दो तरह के मेथड इन्होंने बोले हैं। एक उन्होंने हमें बोला रैंडम सैम्पलिंग, एक हमें बोला नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अभी जो रैंडम सैम्पलिंग है उसके अंदर दो तरह के मेथड आते हैं। सबसे पहले तो ये मतलब समझिए कि जब भी हमने सैंपल को चूज़ करना है, ठीक है, ये सेंसस मेथड को कलेक्ट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सैम्पलिंग मेथड में जो सैंपल चूज़ करना हो तो उसके लिए ये इतने सारे मेथड है। हमने पूछा था ना कल एक लास्ट वीडियो में कि सैंपल कैसे चूज़ किया जाए, सैंपल कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए ये टेक्निक्स हम अपना सकते हैं। मेन दो तरह की टेक्निक है, पहली है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अभी रैंडम का मतलब क्या होता है, 10th क्लास प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड बार बार यूज होता था, ठीक है। अ कार्ड इज चूज रैंडमली, अ कैंडी इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द बैग रैंडमली, मतलब कि अचानक से बिना पार्शियलिटी किए, बिना देखे। मतलब कि इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब हम सैंपल को चूज़ करेंगे तो हर एक नंबर की इक्वल पॉसिबिलिटी होगी वहाँ से सैंपल निकालने की, सबके सिलेक्ट होने की, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे आप में से किसी भी बच्चे का नेम नहीं पता क्या है, मैंने आप में से किसी भी बच्चे को खड़ा करना है, तो मैं बोलूँगा कि जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है वो बच्चा खड़ा हो जाए। तो मतलब कि अब आप सबके इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने के, ये चीज़ क्लियर हो गई ना। लेकिन अगर हम किसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे 200 बच्चे बैठे होंगे और 2-4 मेरी जान पहचान के होंगे, तो चांसेस यही है कि मैं अपने जान पहचान के दोस्तों को खड़ा करूँगा, बच्चों को खड़ा करूँगा। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हमने पहले ये रखना है कि सबके इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने के। आपकी बुक में ये लिखा होगा तो उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स ईच टर्म हैज़ इक्वली चांस फॉर सिलेक्शन। इसको हाईलाइट कर लो, इस वर्ड को, ईच टर्म हैज़ इक्वली चांस। ठीक है, तो नॉन रैंडम को भी मैं शुरू नहीं कर रहा, पहले हम रैंडम को ही कवर कर ले। तो इसके अंदर दो मेथड आते हैं। पहला मेथड है कि अब हमने वो रैंडमली चूज कैसे करना है। एक तो है लॉटरी मेथड। राजा बोले काजी कौन खेला है, कौन से पीरियड में, फ्री पीरियड में, ठीक है। कभी कभार क्लास चल रही होती है हम तब भी खेल लेते हैं राजा बोले काजी कौन, ठीक है। तो चलिए, अब उसमें क्या होता है, आप लोगों ने पर्चियाँ डाली होती हैं, तो चोर कौन होता है, जो शक्ल से चोर लग रहा है वो नहीं, जिसके पास चोर वाली पर्ची है वो। तो ऐसे ही हम सैंपल चूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एक मतलब कि हमारे पास जैसे सपोज करो आप 20 स्टूडेंट हो, तो सबके नेम लिखे जाएंगे, एक उनके नाम की एक स्लिप चिट बनाई जाएगी, नेम लिख के फोल्ड किए जाएंगे और उसको एक बॉक्स में बाके मतलब कि डालकर ऐसे मूव किया शेक किया जाएगा। फिर किसी भी एक स्लिप को हम चूज़ करेंगे, जिसका नेम आएगा वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 2 सैंपल चाहिए तो आप 2 पर्चे निकालोगे, अगर 3 सैंपल चाहिए तो आप लोग मतलब कि 3 जो स्लिप है वो निकालोगे, ठीक है। हमारा 5 का ग्रुप होता था, उसमें हम क्लास में मतलब कि हमेशा से ऐसा करते रहते थे कि अगर किसी ने कोई काम करवाना कि पर्चे डालते देखते कौन जाएगा, ठीक है। तो हमारे एक फ्रेंड था, हमेशा उसी का नेम आता था, जग्गी, ठीक है। तो एक दिन उसको गुस्सा बोला, यार मैंने अकेले नहीं जाना, 2 पर्चे निकालो, ठीक है। लास्ट सेशन था, वो बड़ा परेशान हो गया कि हर बार मेरे नाम क्यों आ रहा है। उसने दूसरी पर्ची निकाली, वो बोला अब जिसका नाम आएगा वो मेरे साथ चलेगा, दूसरा नाम भी जग्गी का, तीसरा। उसको बाद में पता चला कि 5 के 5 पे जग्गी लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड। और ये क्वेश्चन में आ भी जाता है, मैंने किसी पेपर में पढ़ा था, ये सैम्पल पेपर में हुआ क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय लॉटरी मेथड। तो इसमें आपने यही एक्सप्लेन करना है कि जितने भी हमारे पास कैंडिडेट होते हैं उनके नेम की स्लिप्स बनाई जाती हैं, उनको शेक किया जाता है, रैंडमली एक स्लिप को या 2-3 को सिलेक्ट किया जाता है, जितने नंबर ऑफ सैंपल हमें चाहिए। जो स्लिप्स निकल के बाहर आते हैं उन्हीं को हम लोग सैंपल के लिए चूज़ करते हैं और उनके हिसाब से डेटा बनाया जाता है। तो ये रैंडमली हो गया ना, कि बिना देखे दिखाए, बिना आपकी मर्जी से मतलब कि कोई भी सैंपल चूज़ हो गया। दूसरा मेथड है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। यह बहुत कन्फ्यूजन वाला है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने एक टेबल को अरेंज किया था जिसमें 41,600 तक नंबर जा सकते हैं, 10,400 तक नंबर रोज कॉलम बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा मतलब कि कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो वो इस हिसाब से भी किसी भी नंबर को चूज़ करते होते हैं, आप सबकी जितनी वैल्यूज है उनको टेबल में चूज़ कर देते हैं। आपके नेम रिपीट भी होते हैं बार बार,
तो उसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाई जाती है, वो जो वैल्यू उठाई गई उसको हम बोलेंगे कि वो नंबर हैं जो सैंपल के लिए चूज़ होगी, ठीक है। तो इसमें पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं हो पाती टेबल्स में। तो इस मेथड के कुछ मेरिट होंगे, कुछ डीमेरिट होंगे, वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले मेरिट, आप मुझे ये बताइए क्या इस मेथड में पार्शियलिटी हो सकती है? ठीक है, मतलब कि नो बायस्ड, ये मेथड पार्शियल है ही नहीं, इसमें पार्शियलिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। और इसके बाद हर एक टर्म को इक्वल चांस मिल रहा है सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। हर एक टर्म को हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वली चांस मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ जी, और यहाँ से जो सैंपल है वो बिल्कुल मतलब कि बिना पार्शियलिटी से निकलो, ये फर्स्ट पॉइंट को ही इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जो सैंपल आप लोग चूज़ कर रहे हो वो आपकी मर्जी से बाहर है, आपने कोई पार्शियलिटी उसमें नहीं की। यूनिवर्स किसे बोलते हैं हम? जिसमें से सैंपल को उठाना है। अगर यहाँ से बच्चे उठाएंगे तो ये क्लास यूनिवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है? बड़ा आसान है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। जो आपने अपने हेल्पर रखे हुए हैं वो भी आपको सैंपल चूज़ करके ला के दे देंगे इस मेथड से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसका आ जाएगा सिंपल मेथड। फिर हमारे पास लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, है ना, नुकसान भी होंगे कुछ। हाँ जी, फर्स्ट डीमेरिट क्या लिखा है? This method does not guarantee the proportionate representation of different items in the universe. अगर आपके पास सभी बच्चे अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, मतलब कि वैरायटी आपके पास ज़्यादा है, तो जो दो सैंपल आपने चूज़ किए वो ज़रूरी तो नहीं कि वो सभी मतलब कि वैरायटीज़ को कवर कर लेंगे। समझ रहे हो पॉइंट मेरा? आपने दो सैंपल निकाले, दोनों इंटेलिजेंट बच्चे आ गए, अब इसमें सिंगर, प्लेयर, एथलीट कोई बच्चा आया ही नहीं, कोई एक्टिव बच्चा आया ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि इस मेथड में कभी कभार हमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी सबको रिप्रेजेंट करेगा जो मेथड आपने चूज़ किया है। मतलब कि अगर आपको कोई अच्छा सैंपल मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव होना इसमें लाजमी नहीं है। और दूसरा पॉइंट आपके पास जो आपका सैंपल है, ठीक है, वो गुड सैंपल है या नहीं, वो सबको रिप्रेजेंट कर पाएगा नहीं, वो भी सेम पॉइंट ऐसा ही है, इसके साथ ही है, ठीक है। बुक में इन्होंने लिखा है हमारे पास, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी? इग्नोर हो जाएंगी। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास शुरू हो रहा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है? ये रैंडम से ऑपोजिट है। रैंडम में अचानक से कोई भी एक नंबर को चूज़ किया जाता था, नॉन रैंडम में अचानक से नहीं, आपकी मर्जी से चूज़ किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आप किसे चूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले इसकी टाइप है हमारे पास, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेटली सैम्पलिंग, ठीक है। पर्पसिव का मतलब क्या हुआ? जब हम सैंपल को किसी खास पर्पस के लिए चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर तो मैंने इंग्लिश स्पोकन के लिए किसी बच्चे को चूज़ करना है तो मैं किसी ऐसे बच्चे को चूज़ करूँगा जिसका स्पोकन बहुत अच्छा होगा। अगर मैंने सिंगिंग कंपटीशन के लिए किसी बच्चे को चूज़ करना है तो मैं किसी ऐसे बच्चे को चूज़ करूँगा जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, जिसको गाने वगैरह अच्छे से आते होंगे। अगर मैंने किसी विलेज या किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करनी है तो मैं उस एरिया में रहने वाले बच्चे से बात करूँगा कि आपके एरिया के लोग कैसे हैं, वहाँ पे वगैरह वगैरह सिस्टम माहौल सारा कुछ ही कैसे चल रहा है। ये चीज़ें क्लियर है आपको? कोई डाउट है इसमें? तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर डेलिब्रेटली सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें आप लोगों को पता होता है कि हम कौन से सैंपल को किसे और कैसे चूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पर्पसिव सैम्पलिंग, डेलिब्रेटली सैम्पलिंग में जैसे मैंने नॉन रैंडम में आपको बोला है, ठीक है। इसमें सैंपल हम लोग अपनी मर्जी से जानबूझ के चूज़ करते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फिर से, अगर सपोज कर लो कि मैंने अमलो एरिया के बारे में किसी से कोई क्वेश्चनिंग करनी है
तो मैं उन लोगों को एज ए सैम्पल चूज़ करूँगा जो अमलो में रह रहे हैं, किसी दूसरे विलेज या दूसरे शहर के लोगों को नहीं खड़ा करूँगा। मैं आपकी क्लास में आया हूँ, ये देखना कि आपकी क्लास में बच्चों का मैथ्स का लेवल कितना है, ठीक है। तो मैं मैथ्स वो बच्चे खड़े करूँगा जो मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं जो जिन बच्चों का मैथ्स ख़राब है मैं उनको मतलब कि इस टॉपिक के लिए सैम्पल के लिए चूज़ नहीं करूँगा। तो इसका मीनिंग आपने क्या लिखना है, इसमें हम लोग सैम्पल चूज़ करते हैं अपनी इंक्वायरी के पर्पस के हिसाब से, हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। और ये टोटली आपका फेलियर होगा कि अगर आपने गलत सैम्पल को चूज़ किया। लेकिन जब आप सैम्पल को चूज़ कर रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि बच्चे कैसे हैं, आपको पहले से बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल न्यू नहीं होनी चाहिए उनके लिए। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो इसका मीनिंग आसान है, पर्पसिव मतलब जब हम सैंपल अपने पर्पस के हिसाब से चूज़ करें, अपनी मर्जी से चूज़ करें, ठीक है। तो इसके कुछ ना कुछ मेरिट्स होंगे हमारे पास। क्या मेरिट है इसके, एक तो वेरी सिंपल मेथड, और मेरिट क्या होगा इसका, मतलब कि ये जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो हम लोगों ने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। तो आप गुड सैंपल ही चूज़ करोगे। तो जो एक दिक्कत आती है सैम्पलिंग मेथड में कि अगर हमारा सैंपल ख़राब है तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको पहले से बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, अपने यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कोई और मेरिट में, अलाउ टू, हाँ जी, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर को इम्पोर्टेंस मिल जाती है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपके पास होती हैं उनको वेटेज इस मेथड के हिसाब से मिल जाती है। सही है ये चीज़, इसमें कोई डाउट है आपको, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए ठीक है। अब इसके डीमेरिट, इसके कुछ नुकसान भी होंगे इस मेथड में। अगर नुकसान है तभी तो बाकी की इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो सबसे पहला डीमेरिट हमारे पास क्या आएगा, अगर आपने पार्शियलिटी कर ली, मतलब कि आपने अपनी मर्जी से गलत सैंपल को चूज़ कर लिया, अपनी कोई खुंदकबाजी निकाल ली या अपनी कोई आपने मतलब कि अपना बेनिफिट निकाल लिया, तो आपका रिजल्ट गलत रहेगा, ठीक है। रॉन्ग सैंपल, बायसनेस इसमें हो जाती है। अगर बायसनेस हो रही है तो बायसनेस क्या करेगी, हाँ जी, लायबिलिटी को कम कर देगी। ये क्लियर है। अब दूसरा मेथड हमारे पास आ गया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसको हम लोग मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसका एक नेम और है, दैट इज मिक्स्ड सैंपलिंग, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, देखो स्ट्रैटिफाइड मतलब भी स्ट्रैटा मतलब होता है डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना, सही है। सपोज कर लो कि हमने मतलब कि बच्चों का कुछ लेवल चेक करना है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, जो बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं 50। अब ये 50 में से 30 स्टूडेंट हैं मैथ वाले और 20 स्टूडेंट हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे यूनिवर्स को, हमारे पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, स्ट्रैटिफाइड कर लेंगे। स्ट्रैटा होता है डिफरेंट स्टेजेस में, कैटेगरी में, ठीक है। जब हमने इनको डिवाइड करना है, मतलब कि कुछ किसी ना किसी खास करैक्टर के हिसाब से इनको हमने फ्रेम करना है, ठीक है। अब मैंने 30 स्टूडेंट बिठा दिए मैथ वाले, 20 स्टूडेंट बिठा दिए मैंने इकोनॉमिक्स वाले। अब 50 में से मैंने 5 सैंपल उठाने थे, तो अभी मैं 3 सैंपल यहाँ से उठाऊंगा और 2 सैंपल यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। रैंडम में क्या होना था, 50 में से क्या पता 5 के 5 स्टूडेंट ये वाले आ जाए या ये वाले आ जाए। इसमें मतलब कि हमें डिफरेंट कैटेगरी के मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेरिट हमें क्या मिलेगा कि हम डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास इसका मेरिट क्या आएगा, कि इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कवर हो जाती है। सेकंड पॉइंट बोलना कि बिकम्स पॉसिबल, है ना। डेटा एनालिसिस इसमें आसानी से हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी सभी टर्म्स को काउंट कर लिया।
डाइवर्सिफिकेशन को हमने इम्पोर्टेंस दे दी, हमने उसको इग्नोर नहीं किया। 2 ही पॉइंट है, ये और भी है कोई? This method of sampling offers reliable as well as meaningful results. ये रिलायबल है, ठीक है। बस आगे इसके डीमेरिट इस मेथड के हमारे पास। हाँ जी, फर्स्ट डीमेरिट क्या है? This method is suitable only when there is a complete knowledge about the diverse characteristics of the population. वेरी गुड। हमें पहले पता होना चाहिए कि मैथ्स वाले बच्चे कितने हैं और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कितने हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि वो है मैथ वाला लेकिन वो इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो हमारे सैंपल गलत हो जाएंगे। तो आपको यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर यूनिवर्स। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमें कंप्लीट नॉलेज इस बारे में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, देयर इज There is a possibility of bias at the time of classification of the population into different strata. बायसनेस इसमें हो सकती है, ठीक है, जब हम डेटा को किसी करैक्टर के हिसाब से सैम्पल उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। सपोज कर लो, मतलब कि एक बार हमारे टाइम पे क्या था, हमारे की टीचर ने एक लाइन बनानी थी, क्लासेस में 3 रोज बनवा दी। उन्होंने बनाई कि एक रोज़ में वो आएंगे कि जिन बच्चों के 50 में से 80 मार्क्स 60 to 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 80। दूसरी रो में बैठेंगे जिन बच्चों के 30 to 60 तक मार्क्स आए हैं, और थर्ड रो में जिन बच्चों के 0 to 20 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मॉनिटर हो गया, दूसरी का मॉनिटर हो गया। अब टेंशन ये थी कि जो सबसे नालायक लाइन है उसका मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे डिसाइड ये हुआ कि जैसे इंटेलिजेंट का मॉनिटर सबसे इंटेलिजेंट होता है, तो नालायकों का मॉनिटर सबसे नालायक होगा, ठीक है, जिसकी 0 नंबर थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि 2 बच्चों की 0 थी। फिर दोनों को बोला गया कि जब एक दिन एब्सेंट होगा तो दूसरे ने ड्यूटी देनी है, अदरवाइज इवन ओड डेज ड्यूटी चलेगी, ठीक है। तो ऐसे काम चलता रहेगा। लेकिन अब जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे, अब मैं ये तो मार्क्स की बात आ गई, मैं बोलूँगा कि इस क्लास में नालायक बच्चे बैठो, इसमें मेडियोकर, इसमें एवरेज प्लस बच्चे बैठो। अब एक बच्चा जो मेडियोकर है वो एवरेज प्लस में जाना चाहता है, या वो मेरा कुछ खास है, मैं उसको एवरेज प्लस में बिठा दूंगा, तो ऐसे पार्शियलिटी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है कुकी? अब अगर मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने मतलब कि डिफरेंट 2 बच्चे छोड़ के बैठना है, तो जशन के साथ ही बैठेगा, पक्का ना, ये किसी और के पास तो नहीं जाएगा ना। तो थोड़ी बहुत इसमें मतलब कि हो जाती है ये जो पार्शियलिटी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका कोई और? When the size of population is small. हाँ जी, अगर आपके पास सैंपल वैसे 5, 7, 8 बच्चों का है, तो क्यों आपने उनको कैटेगराइज करना? ये तब किया जाता है जब 50, 100, 200, 500, 1000 बच्चे हों, ठीक है। मतलब कि पॉपुलेशन साइज है तो ये मेथड मीनिंगलेस रह जाता है। कि ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी तक हमने लॉटरी मेथड, टेबल रैंडम मेथड, ये तो बड़ा आसान था, हमने ये 2 कवर किए हैं। हमारे पास सबसे पहले पर्पसिव या डेलिबरेटरी सैंपल मेथड। इसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से सैंपल को चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से सैंपल को